हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दी विज्ञान चैनल। इसके पहले मैंने सामान्य हिंदी का सेट 1 वीडियो बना करके अपलोड किया था, जिसमें तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को मैंने बहुत ही विस्तार से व्याख्या करके समझाया था। आज मैं सामान्य हिंदी का सेट 2 लेकर के आपके बीच में आया हूं। इसमें भी ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथ ही साथ इन प्रश्नों के सारे उत्तर मैं पूरी व्याख्या के साथ आपको समझाऊंगा। इसलिए आपसे एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। अगर आप बीच में उठ करके चले जाना चाहते हैं या आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नजर आ जाता है या आप थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बाद में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि मैंने कमेंट किया था कि आपको मैं वीडियो 9 बजे अपलोड कर दूंगा। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से आज मैं 9 बजे वीडियो नहीं डाल सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप सभी मुझे माफ करेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो चलिए आज का सेट बिना देर किए प्रारंभ करता हूं। और जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखेंगे, और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा लीजिए या क्लिक कर लीजिए उस पर, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है वो सिर्फ सीटेट के लिए या टेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, इन सब परीक्षाओं को देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी है। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में क्या क्या चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और देखिए, हर 4 प्रश्न या 5 प्रश्न के बाद एक नए कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि जाइए मत। पहला प्रश्न है, काल के बोध का संबंध किससे है? अब देखिए, यहां लिखा गया काल के बोध का संबंध किससे है। क्या काल का जो बोध, यानी कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें जो हम ये समझते हैं कि ये सेंटेंस किस काल में लिखा गया है, तो उसका बोध हमें किस चीज से होता है? क्या उसका बोध वाक्य में लिखे गए कर्ता से होता है, यानी जो काम करने वाला है, या उस वाक्य के कर्म से होता है, या वाक्य के करण या संप्रदान या किसी और चीज से होता है? तो समझिए, यहां विकल्प दिया गया है वचन। क्या वचन से हमें किसी वाक्य के काल का निर्धारण होता है? नहीं, गलत विकल्प है। क्या संज्ञा से होता है? नहीं। क्या अव्यय से होता है? नहीं। तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें किसी काल के बोध का संबंध होता है, यानी काल मालूम पड़ता है वाक्य में? वो है क्रिया। मित्रों, जब हम क्रिया पढ़ते हैं, वाक्य में लिखी गई क्रिया से हमें पता चलता है कि यह वाक्य किस काल का है। जैसे रमेश विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय जाएगा, रमेश विद्यालय गया। इन तीनों वाक्यों में जाता है, जाएगा और गया, इन तीनों क्रियाओं को देख करके हमें पता चल रहा है कि ये तीनों क्रियाएं अलग अलग काल में लिखी गई हैं। जहां जाता है से पता चल रहा है कि वो वर्तमान काल है, वहीं गया से पता चल रहा है कि यह भूतकाल है, और वहीं जाएगा से पता चल रहा है कि यह भविष्य काल है। तो क्रिया का निर्धारण, क्रिया के बोध का संबंध काल के बोध का संबंध क्रिया से होता है। विकल्प जो बी है वो सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में अविकारी शब्द है। अविकारी पूछा गया है। अविकारी का मतलब होता है अव्यय, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो बदला ना जा सके, जो नॉन चेंजेबल हो। तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो अविकारी है, नॉन चेंजेबल है, अव्यय है। नारी, नारियां, नारियों हम लिखते हैं, ये विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। नारी को हम नारियां कह सकते हैं, भारत की नारियां, ठीक है, बुद्धिमान होती हैं, त्यागशील होती हैं, ममता की मूर्ति होती हैं, तो नारी शब्द में परिवर्तन होता है। सर्दी, सर्दियों के मौसम में, ठीक है, तो सर्दी में भी परिवर्तन होता है। मीठा, मीठा शब्द में भी परिवर्तन होता है। मीठा को हम मिठाइयां कह सकते हैं, मिठाइयों कहा जाता है, मिठाई कहा जाता है, तो इसमें भी परिवर्तन होता है। इसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ करके इसके रूप को बदला जा सकता है। लेकिन परंतु एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह अव्यय है, अविकारी शब्द है। क्यों? अब एक वाक्य प्रयोग देख लीजिए। वह खेत तो जोता पर बीज नहीं बो पाया, वह पढ़ा तो बहुत परंतु सफलता नहीं मिली। तो परंतु शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी भी काल के वाक्य में आप लगा लीजिए, ठीक है। वह बहुत पढ़ाई करता था परंतु उसे सफलता नहीं मिलती थी। पास्ट टेंस, भूतकाल का वाक्य है, परंतु उसमें लगाया।
वह बहुत परिश्रम कर रहा है पर उसे सफलता नहीं मिल रही है, परंतु लगाया। ठीक है, वह बहुत परिश्रम भले ही कर लेगा परंतु उसे सफलता नहीं मिलेगी, भविष्य काल में बदल दिया तो भी परंतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रमेश बहुत परिश्रम करेगा परंतु उसे सफलता नहीं मिलेगी। रमेश कितना भी परिश्रम कर ले परंतु उसे सफलता नहीं मिलेगी। लड़के कितना भी परिश्रम कर लें लेकिन उन्हें सफलता या परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो परंतु जो वाक्य लिखा गया, ठीक है, मैं विद्यालय गया परंतु पढ़ नहीं सका, तो परंतु शब्द एक ऐसा शब्द है जो काल बदल जाए, वाक्य में वचन बदल जाए, कर्ता का लिंग बदल जाए, लेकिन परंतु में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो शब्द लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, काल बदलने पर नहीं बदलते, उन्हीं को तो हम अविकारी कहते हैं, जिसमें विकार ना आए। और ये अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं भाई? क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होता है और निपात भी होता है। तो इतने सारे शब्द जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। तीसरा प्रश्न, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अब देखिए, गीता मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है ये क्रिया है, ठीक है। कैसे मुस्कुरा रही है? मुस्कुराना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। देख लीजिए, यहां कोई विकल्प है विशेषण। विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये संज्ञा है ही नहीं मंद मंद, सर्वनाम भी नहीं है, किसी नाम की जगह पर प्रयोग नहीं हुआ है, तो ना विकल्प ए है, ना सी है, ना डी है, तो कौन सा सही है? बी। बी क्यों सही है? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है। चौथा प्रश्न, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हर साल किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा को आप उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, आपको पता चलेगा कि 1-2 नंबर का प्रश्न इस तरह का जरूर आता है, जहां पूछा जाता है कि कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा और 4 विकल्प दिया रहता है। अब देख लीजिए, तो इसको हम कैसे देखेंगे? पहली बात, कुछ साधारण चीजें आपको बता देता हूं जो आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। यहां थोड़ा रब कर देता हूं 3 प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों की अब जरूरत नहीं है, यहां पे मैं लिखूंगा इस चौथे प्रश्न के उत्तर को जरा समझा करके, तो जरा गौर करिए आप। चलिए आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले मित्रों, जो एक जरूरी चीज आती है वो ये आती है कि वर्णमाला में जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो किस क्रम में रखे जाते हैं, उनका क्रम क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता हो, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता वो देख लें, जिनको पता है वो थोड़ा बर्दाश्त कर लें, अगले प्रश्न में उनको इंटरेस्टिंग मिलेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए अंग आता है, अनुस्वार, विसर्ग, फिर क्या आएगा? अ, फिर क्या आएगा? आ, फिर क्या आएगी? ई, फिर क्या आएगी? ई, फिर क्या आएगा? उ, फिर क्या आएगा? उ, फिर री, फिर ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, ये तो स्वरों की बात हो गई। अब जब व्यंजन में चालू होगा, मान लीजिए क से आप देख रहे हैं कोई अक्षर, तो सबसे पहले क में अंग की मात्रा लगा हुआ व्यंजन आएगा, वहां से स्टार्टिंग होगी, कंग से। फिर क्या होगा? कह वाले आएंगे, ठीक है। अनुस्वार अनुनासिक क्रम के हिसाब से आएगा, जैसा साउंड रहेगा। आ गया विसर्ग वाला। फिर क्या आएगा? क आएगा। फिर क में आ की मात्रा वाले शब्द शुरू होंगे, फिर क में छोटी की मात्रा वाली, फिर क में बड़ी की मात्रा वाली, फिर क में छोटा उ, फिर क में बड़ा उ, फिर क में री, फिर क में ए, फिर क में ऐ की मात्रा, फिर क में ओ की मात्रा, फिर क में बड़ा ओ मतलब औ की मात्रा। तो कंग, कह, क, का, की, कु,
क्री, आ ई ऊ के बाद री, यानी क में री लगा हुआ आएगा, इससे शब्द शुरू होगा। अगर आपको कृपा ढूंढनी है तो आप ऐसा मत करिएगा कि सबसे लास्ट में ढूंढें, गलत हो जाएगा। क में बड़ा ऊ की मात्रा वाले जब शब्द समाप्त हो जाएंगे तो डिक्शनरी में क में री की मात्रा वाले शब्द शुरू होते हैं, इसलिए गौर करिएगा इसका क्रम। क में ए की मात्रा, फिर क में ऐ की मात्रा, ओ आओ। इसके बाद औ की, जैसे कौवा ढूंढना है तो कौवा आपने ढूंढ लिया, उसके बाद क से औ की मात्रा वाले, इसके बाद स्टार्ट होता है आधा क वाला क्रम। ठीक है, अगर आपको क्लेश ढूंढना है, क्लेश, ठीक है, तो आप कहां ढूंढेंगे? औ की, क में औ की मात्रा के बाद, ठीक है, क में औ की मात्रा के बाद। अब गौर करिए, यहां भी क्रम वैसा ही होगा कि आधा क के बाद पहले, अब देखिए आधा क के बाद क्रम क्या होगा? अब क के बाद वाला जो शब्द आएगा वो आधा क से स्टार्ट होगा, इसलिए चाहे वो क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, चाहे घ हो, चाहे अंग हो, चाहे अंग से कोई शब्द ही चालू नहीं होता, च हो, छ हो, ज हो, झ हो, यहां से कोई स्टार्ट नहीं होगा, ट हो, ठ हो, ड हो, ढ हो, अण से भी कोई स्टार्ट नहीं होगा, त थ द ध न, प फ ब भ म, सब में यही क्रम होगा। अगर मान लीजिए प से आपको देखना है तो पहले पंग आएगा, प में अंग की मात्रा वाले शब्द आएंगे, फिर प में विसर्ग की मात्रा, फिर प, पा, पी, पी, तो क्रम यही रहेगा। अगर आपको जैसे मान लीजिए ढूंढना है पंकज मेरा नाम, तो यह प से स्टार्ट होने वाले शब्दों में सबसे पहले पंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले अनुस्वार स्टार्ट होता है, फिर विसर्ग आता है, फिर क का की अ आ ई वाला क्रम स्टार्ट हो जाता है, और ये सारे अक्षरों के साथ यही क्रम होता है। अगर आधा अक्षर, किसी भी व्यंजन के आधे अक्षर से स्टार्ट होने वाले शब्द आपको ढूंढना है तो उस अक्षर से के सारे शब्दों को ढूंढने के बाद लास्ट में आपको उस अक्षर वाला उस अक्षर के आधे अक्षर वाला, यानी वो आधा अक्षर से स्टार्ट होने वाला शब्द आपको मिलेगा। तो जैसे आपको मान लीजिए प्रवेश ढूंढना है, प्रवेश ढूंढना है, गौर करिए, प्रवेश ढूंढेंगे तो आपको कहां मिलेगा, किस क्रम में? आप सोचेंगे कि प वाले में मिल जाएगा, नहीं, प में नहीं मिलेगा, पा वाले में भी नहीं मिलेगा, पी वाले में भी नहीं मिलेगा, बड़ी ई वाले में भी नहीं मिलेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ ए है वो में नहीं मिलेगा। आधे प में जब आप जाएंगे तब मिलेगा आपको। आधा प के बाद सारे खत्म होने के बाद उसमें भी आधा प के बाद क ख ग घ अंग छ छ ज ञ ट ट ड ण त थ द ध न प फ ब म खत्म होने के बाद य के बाद र, जब आधे प के बाद र आएगा पूरा तो जाकर के आपको ये मिलेगा प्र। गौर कर रहे हैं? तो प्रवेश या प्रताप या प्रबल, ये सब शब्द ढूंढने में आपको प से बनने वाले जितने सारे शब्द हैं औ की मात्रा तक, वो सब देखने के बाद लास्ट में आपको प्र वाला मिलेगा, क्योंकि आधा प में जब भी कोई अक्षर मिलेगा या आधा प से जो भी कोई शब्द स्टार्ट होगा वो सबसे बाद में देखा जाएगा उस वर्ण की श्रृंखला में या उस वर्ण की कड़ी में। अब आ जाते हैं हम अपने असली प्रश्न पर। ये सब इतनी सारी बातें, इतना सारा भाषण मैंने इसलिए दिया कि आप ये प्रश्न अच्छे से समझ सके। मैंने पहले ही कहा, जो विद्यार्थी इस प्रश्न को पहले ही जान चुके हैं या जानते हैं इसके बारे में, उनको इतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ करके वीडियो देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि सर इस प्रश्न को तो मैं जानता हूं, इतना मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अरे भाई, आप उसको वीडियो को आगे भी तो बढ़ा सकते हो, तो उसको कमेंट में मत लिखिए कि इतना बोरिंग लगा, ये है वो है। अरे मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, जिनको आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। चौथा प्रश्न है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? अब देखिए यहां लिखा है क्लेश, क्रूर, कौटिल्य, कंकड़। सबसे पहले क्या आएगा? मैंने आपको बताया अंग की मात्रा लगा हुआ शब्द सबसे पहले आएगा, यानी कंकड़ सबसे पहले आएगा। अब अगर मैं क्रम पूछ दूं, मान लीजिए इसी प्रश्न को ऐसा लिखा गया कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों का क्रम क्या होगा, और ये 4 शब्द दे दें और नीचे विकल्प दे, नीचे विकल्प में ए में दे ए बी सी डी, या दे दे सी बी ए डी,
या दे दे DCBA, ऐसा करके दे दे। तो अब क्रम अगर जानना हो तो कैसे जानेंगे? कंकड़ हो गया, पहला तो कंकड़ आ जाएगा, पक्का हो गया। उसके बाद देखिए यहां क्या लगा है, क्र है, यहां आधा क है। सीधी सी बात है, आधा क कब आएगा? सभी के बाद में आएगा। तो ये वाला तो गया, ये पहला हो गया, चलिए भाई ये पहला हो गया, और ये लास्ट में आ गया, ठीक है, ये तो लास्ट हो गया। ये देख लीजिए इसका क्या कंडीशन रहेगा, क में क्या लगा है? र लगा है। इसका मतलब आधा क के बाद जब र आएगा तो इसको क्र लिखा जाता है। ये भी बाद वाला क्रम हो गया, ये भी बाद वाला क्रम हो गया। अब देखिए यहां लिखा है क्रूर, क्रूर का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा क र में बड़ा ऊ की मात्रा और र, इस तरह से क्रम बनेगा। और ये क्लेश देखेंगे तो क्या बनेगा? आधा क, ठीक है, आधा क, ठीक, ल में ए लगा है, ए आ गया, ठीक, और फिर आ गया ये श और अ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि क में पूरा ल मिला हुआ है, और ल का क्रम र के क्रम से पहले आता है या बाद में? आधा क यहां भी, आधा क यहां भी, दोनों बराबर हो गया। उसके बाद क्या आता है? य र ल, यानी र पहले आता है, ल बाद में आता है। इस हिसाब से हम देखें तो ये लेटर पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ये शब्द पहले आएगा, ये शब्द बाद में आएगा। तो हमें ये 3 मिल गए। अब ये कब आएगा वो देख लीजिए। तो ये दोनों लास्ट में आएंगे, ये दोनों तो यहां से संबंधित हो गए आधे से। तो ये आधे के पहले वाला कौन क्रम होता है? क वाला, यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। क्रम ऐसा आएगा अगर क्रम पूछा जाए तो, और पूछा जाए इनमें से सबसे पहले कौन आएगा तो कंकड़ आएगा। अब एक विकल्प यहां भी मैं और बढ़ा करके दे दिया हूं। अगर देखिए इनमें आपको ढूंढना हो, मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट करके लाया हूं। इसमें अगर आपको ढूंढना हो कि पहले कौन आएगा तो क्या होगा उत्तर? त्रिपुरा, क्षमा, चरखा या जेवर। बड़े बड़े की हालत खराब हो जाती है, बड़े बड़े समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे पहले ये वर्ण हम देखते हैं कौन सा पहले आएगा। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो छ से स्टार्ट हो रहा, और छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ वाला शब्द सबसे बाद में आना चाहिए, ठीक है। ये लगेगा त्र से स्टार्ट है, ये तो छ के बाद आना चाहिए, त्र वाला, छ के बाद त्र आता है तब ज्ञ, स्र आता है। आपको लगेगा कि चरखा में च से स्टार्ट हो रहा है चरखा शब्द, तो इसका मतलब यह है कि ये पहले आना चाहिए, और च, छ, ज से स्टार्ट होने वाला शब्द उसके बाद आना चाहिए। लेकिन आप पूरी तरह से गलत हो जाएंगे अगर आप ये सोच रहे हैं। तो पहले क्या आएगा? पहले क्षमा आएगा। इन सब सारे में पहले क्षमा आ जाएगा। आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे हो गया? माय डियर फ्रेंड्स, क्षमा संयुक्त व्यंजन से बना है, छ से। छ किससे बनता है? आधा क के बाद जब ये वाला श आता है तो क्ष बनता है। इसका मतलब यह है कि ये क वाले क्रम में आएगा। क, का, की, कुक्कू, यानी के का क से स्टार्ट होने वाले सारे शब्दों को खत्म करने के बाद जब आप आधे का वाले क्रम में जाएंगे तब आपको मिलेगा ये कक्षा, ठीक है, यानी ये श वाला, ये आपको क वाले नहीं मिलेगा, क्योंकि जब क और श मिलते हैं तो क्ष बन जाता है। तो छ से स्टार्ट होने वाले जितने भी शब्द हैं वो क वाले ही ग्रुप में मिलेंगे लास्ट में एकदम। गौर कर रहे हैं आप? तो ये जो क्षमा है ये सबसे पहले आएगा, जिसका नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्षमा के बाद क्या है? अगर आप ये देख रहे हैं तो यहां क्या है? आधा त और र मिलता है तो बनता है त्र। इसका मतलब यह है कि त वाले में तंग, तह, त, ता, ती, ती, ते से स्टार्ट होने वाले, तो से स्टार्ट होने वाले, ताव से स्टार्ट होने वाले सारे शब्द समाप्त हो जाएंगे जब आधा त स्टार्ट हो जाएगा। जब आधे त से बनने वाले शब्द शुरू होंगे तो वहां पे ये त्रिपुरा आएगा। वो त्र में छोटी लगी है, वो भी त्र से बनने वाले, ठीक है, पहले आएंगे। फिर
त्रा, त्री, ठीक है, वो भी क्रम अ आ ई वाला हो जाएगा। तो त्रिपुरा बाद में आएगा, ये पहले हो गया। तो क्या ये त और ये क इन दोनों के बीच में कोई आ सकता है? यस, आ सकता है। गौर करिए, वहां चरखा आ जाएगा, च, क्योंकि क के बाद च दिख रहा है और ये तो त से स्टार्ट हो रहा है। तो क च, यानी पहले ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आएगा। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब तीसरा विकल्प देखते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं, इस प्रश्न का उत्तर में तो खाली मैंने एक ही ये बनाया था, 4 विकल्प जो इसका उत्तर देना था, लेकिन मैंने इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्रिएट कर दिए कि अगर इनमें ढूंढना हो कौन सा पहले आएगा या इनका क्रम क्या होगा। तो इसमें मैं कई क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको इसका फुल प्रैक्टिस हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं हो, लास्ट तक बने रहिए। अगर आप बीच में छोड़ करके जाते हैं आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा तो होगा ही। आप देखिए, अंकुर, अंकुर में साफ साफ लग रहा है कि भाई अंग से स्टार्ट है, तो अंग वर्णमाला में सबसे पहले स्टार्ट होगा, ये सबसे पहले आएगा। तो अगर ये पूछा जाए शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो अंकुर आएगा। ठीक, अगर ये पूछे इनका क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, तो अगर क्रम पूछा जाए तो अंकुर सबसे पहले आ गया, तो नंबर 1 तो ये फिक्स हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा। अब ये ज्ञान देखिए, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है और ये बनता है आधा ज और इय से। ठीक है, तो यानी ज वाला ये व्यंजन हो गया, ज से स्टार्ट होने वाला शब्द हो गया, तो हम दिमाग में रखेंगे ज। गौर किया, आधे ज। अब देख लीजिए इस हिसाब से तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, लेकिन ये ज से स्टार्ट हो रहा है और यहां ये क्या स्टार्ट हो रहा है, ये क से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरा कौन होगा, ये कर्म क से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 हो गया। ये नंबर क्या हो जाएगा, ज वाला 3 हो जाएगा, और ये ज के बाद ये झ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नंबर 4 होगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपको मैंने क्लियर कर दिए और 4 प्रश्नों में मैंने कई कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए ग्रामर के। अब चलिए इसके आगे के कुछ प्रश्न और आपके लिए लेकर के आया हूं। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, छोड़ के मत जाइए, अभी तो 4 हुए हैं। अब 4 प्रश्नों के बाद हम कुछ आगे के प्रश्न देखेंगे और उसमें भी समझेंगे कि ग्रामर का कौन सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है और किस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम किस विकल्प को चुने। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसकी व्याख्या करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें प्रश्नों के साथ साथ आपको आपका कॉन्सेप्ट भी, सारे नॉलेज उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर कराए जा रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चांस है आपको अच्छे से सीखने का। अगर आपने कई सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो बीच में छोड़ करके वीडियो मत जाइए। यहां पहला 5वां प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद है। अब गौर करिए, यहां 4 विकल्प दिए गए हैं, गय प्लस अक, गा प्लस अक, गे प्लस अक या गय प्लस यक। ठीक है, मैं प्लस प्लस कह रहा हूं, आप कह सकते हैं जमा, ठीक है, आप कह सकते हैं धन, कई तरह से आप बोल सकते हैं। अब देखिए, देखने की बात यह है कि मान लीजिए हम बी विकल्प देखते हैं, गा प्लस अक। तो देखिए गा, मान लीजिए अगर हम यहां से आ निकाल दिए और यहां से अ निकाल दिए, ठीक है, आ प्लस अ मिलकर के क्या हो गया, आ। यहां क्या बचा, खाली क बचा। अब ये आ जब लगेगा इसके साथ तो ये हो जाएगा गा, गाक हो जाएगा, गाक। यहां तो लिखा है गायक, यह गायक हो गया, अगला, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, गे प्लस अक। अब गौर करिए, कहा गया है कि जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, यहां लिखा क्या है, ए, ग में क्या लगा है, ए की मात्रा लगी है, ए के बाद अ आया है, यानी ए के बाद भिन्न स्वर आया है। तो जब ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, अयादि संधि में ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो जो ये इधर वाला ए है वो अय में बदल जाता है, अय। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये ऐसा होगा गे प्लस अक, तो गौर करने की बात है, ये मान लीजिए गे लिखा है, ये लिखा है अक, ठीक है। अब ये ए जो है अय में बदल गया,
ठीक है, ए तो आय में बदल गया। अब ये ग आधा है तो ग इसके साथ लग गया तो ये हो जाएगा ग, पूरा ग, ठीक है। ये अ लग गया इसके साथ, ग य हो गया, ठीक। ग य आधा है, ठीक है। यह इसके साथ ही अ मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा, यह हो जाएगा गायक, लेकिन लिखा है गायक, यानी ये भी नहीं होगा। गाय प्लस अक करेंगे, यक करेंगे। अब यहां देख लीजिए यह है, अगर अय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय होता है, लेकिन यहां भिन्न स्वर नहीं आ रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है यानी व्यंजन है, तो ये विकल्प भी सवाल ही नहीं है। अब गौर कर लीजिए यहां पर, यहां लिखा हुआ है गाय प्लस अक, गौर कर लीजिए क्या ये सही होगा? आय है, ग में आय लगा है, आय के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है, अ जो है भिन्न स्वर है। ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो जो आय है वो आय में बदल जाता है, आय में बदल गया। अब जरा आपको समझा देता हूं कि ये कैसे हुआ है। समझने की बात है, हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझा के बताया जा रहा है, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। जो नहीं समझने वाले हैं उनको तो समझ में आएगा क्या पढ़ा रहे हैं, बड़ा बोरिंग लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कालिदासों को मैं कुछ समझा नहीं सकता, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, उनको सद्बुद्धि दे भगवान। आगे आय हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ग ही रहा, आधा ग हो गया, आय निकल गया, आय की जगह क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। इधर क्या बचा है? अक। आय जो है, आय इधर ग से लगेगा, ग पूरा बन जाएगा क्योंकि ये स्वर है, गा हो गया। यह जो बचा ये यह हलंत के साथ है, गौर करिएगा यह हलंत के साथ आएगा आय में, तो यह हलंत के साथ है, लेकिन इसके साथ जब ये अ मिलेगा यह पूरा हो जाएगा, और जो क बचेगा इधर आ जाएगा, गायक हो गया, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? नंबर 1। दूसरा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। भाई पवित्र में जो पवित्र शब्द लिखा जाएगा तो उसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अब गौर करिए, पवित्र लिखा गया है, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं उसमें गुण संधि, तो गुण संधि की विशेषता क्या होती है भाई? गुण संधि की विशेषता यह होती है कि अ या आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है, और उ आए तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है। यही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अ के बाद गौर करिए, ध्यान में रखिए रूल, अ के बाद ई आती है तो ए हो जाता है, और अ या आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद री आती है तो अर हो जाता है। गुण संधि का नियम ये है माय डियर, हमेशा याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या यहां पर बीच में पवित्र में एक ही मात्रा आ रही है? नहीं आ रही है। क्या बीच में ओ आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या बीच में कहीं पर आधा र लगा हुआ आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये विकल्प गलत है, वृद्धि गुण संधि हो ही नहीं सकती। वृद्धि संधि में क्या होती है? अ या आ यहां पे भी होता है पहले शब्द का अंतिम अक्षर, और उसके बाद क्या होता है? अ या आ के बाद अगर ए या अय आए तो अय हो जाता है, और ओ या औ आए तो आओ हो जाता है, ठीक। ये नियम है। क्या बीच में यहां पर कहीं आय या औ आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो वृद्धि संधि सवाल ही नहीं है। यण संधि देख लीजिए, यण संधि का नियम, अब जो मैं यहां कंफ्यूज आपको कर रहा था वही बात बता देता हूं। यण संधि में ये होता है कि अगर ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई क्या किसमें बदल जाते हैं? आधा य में। उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आधा व में उ बदल जाता है, और अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आधा र, यानी आधा य आधा व आधा र। बीच में ये चीजें दिखनी चाहिए, और क्या बीच में एक वर्ण कोई तो आधा बन करके आएगा, यहां पर ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब यह संधि भी नहीं है। अयादि देख लीजिए, अयादि हो सकती है क्योंकि उसमें अव आव अय आय अव आव होता है। कैसे समझा देता हूं यहां पर, समझ लीजिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी। अब ओ प्लस इत्र पवित्र होता है,
इसका संधि विच्छेद करेंगे। ओ है यहां ई है। ओ के बाद अगर ई आए, ठीक है, अगर ए के बाद भिन्न स्वर आता है कोई तो ए का अय हो जाता है। अय आता है तो अय के बाद आय हो जाता है। ओ आता है तो अब हो जाता है, ठीक है। अब ओ आया, ओ के बाद देखिए इत, ओ प्लस इत्र ई आया है यहां पर, ओ के बाद ई, तो ये ओ जो है इसमें लगा हुआ वो अब हो जाएगा। तो यानी ये पो, अब ओ निकल गया तो आधा प बचा, अव में अ मिलेगा इसके साथ तो प पूरा हो जाएगा, व बचा आधा। इस आधे अ व के बाद जब ई आएगा तो ये ई की मात्रा लग जाएगी और त्र, पवित्र। तो इसका मतलब यह है कि अयादि संधि होगी, विकल्प सी सही है। सातवां प्रश्न, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर, यह प्रश्न मिट गया था, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? यानी कौन सा ऐसा समास है जिसका दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं, ठीक है। पूर्व पद यानी जो पहले आता है वो पद को पूर्व पद बोला जाता है, जो बाद में आता है, बाद में आने वाले शब्द को उत्तर पद बोलते हैं। या उत्तर शब्द कह लीजिए, उत्तर शब्द और पूर्व शब्द नहीं बोला जाता बल्कि उत्तर पद और पूर्व पद बोला जाता है। तो जहां पर दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, यानी किसी को इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? देखिए, जहां पर दोनों को महत्व नहीं दिया जाएगा वहां पर द्वंद्व तो नहीं होगा, जहां दोनों को महत्व दिया जाएगा वहीं पर द्वंद्व होगा। द्विग में एक पद संख्यावाची होता है, यह बात तो है ही नहीं यहां पर। तत्पुरुष में बाद का पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है, यह भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास होगा जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, ना पूर्व ना उत्तर, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है, वहां पर क्या होता है? वहीं पर होता है बहुव्रीहि समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो होता है देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। अब देखिए यहां भक्ति की महानता बताई जा रही है, भक्ति को प्रधान बताया जा रहा है, देश को नहीं। उस भक्ति को महान बताया जा रहा है जो देश के लिए है, तो यानी उत्तर पद प्रधान है। तो ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में विभक्तियों का लोप होता है, जब समास विग्रह ने समास हम बनाते हैं, ठीक है, तो समास बनाते समय क्या होता है? विभक्तियों का लोप हो जाता है। देखिए यहां पर के लिए नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। यहां पर द्विग नहीं होगा क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची नहीं है। यहां पर कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि वहां विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। पूर्व पद विशेषण और एक पद विशेषण एक पद विशेष्य होता है, तो वहां पर कर्मधारय होता है। या एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है, वो भी बात नहीं है। बहुव्रीहि समास जहां पर दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि एक तीसरे पद की तरफ इशारा करें, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो यहां बहुव्रीहि भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, द्विग भी नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? सी वाला, तत्पुरुष समास वाला। चलिए आगे के प्रश्न कुछ देख लेते हैं। अब आगे के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उनके विकल्पों को समझेंगे। यहां 9वां प्रश्न है कि इस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है ए बी सी डी चारों विकल्पों में जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है? अब देख लीजिए, असुरक्षित में अ लगा है, सुरक्षित में अ लग गया तो असुरक्षित हो जाता है, अ उपसर्ग है। अप्रत्याशित प्रत्याशित में अ लगा है, उपसर्ग है इसमें। स्वागत में सु लगा है, उपसर्ग। स्वार्थ एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, विकल्प डी सही। 10वां प्रश्न, उद्धर्तन शब्द का तद्भव रूप है। उगलना तद्भव रूप नहीं है, उबालना तद्भव रूप नहीं है, उद्धालन तद्भव रूप नहीं है। उद्धर्तन का मतलब होता है उबटन। गांव में जो है राई को रगड़ करके उपटन तैयार किया जाता था, अन्य तरह के भी हल्दी उसमें मिला करके उपटन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरे शरीर में लेप लगाया जाता है, रगड़ा जाता है पेस्ट की तरह से, तो उसको उद्धर्तन को उबटन कहते हैं। गांव में उपटन का बहुत प्रचलन है। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो अपने दादी या नानी से पूछिए या मम्मी से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि उपटन का क्या मतलब होता है। 11वां प्रश्न, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं?
पहले जानने की जरूरत है कि यौगिक मतलब क्या होता है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें एक से ज्यादा शब्द मिले हों, यानी दो या दो से अधिक शब्द, कभी कभी दो से अधिक शब्द भी होते हैं, कभी एक से ज्यादा यानी दो शब्द मिलकर के बनते हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक कहते हैं, यानी जहां योग हो शब्दों का। अब देख लीजिए, घोड़ा में कोई योग नहीं, तो एक भी, अब ये पहले विकल्प का पहला शब्द ही गड़बड़ हो गया। किताब में कोई योग नहीं है, मस्जिद में कोई योग नहीं है, अजायब घर में है, अजायब और घर। लेकिन ये बाकी के तीन शब्द ऐसे हैं जिसमें योग नहीं है शब्दों का, ये सिंगल शब्द है, तो ये गलत हो गया। हमको योग वाले शब्द चाहिए। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, चाय, चाय सिंगल है, जूता सिंगल है, दर्शक सिंगल है, ठीक है, पहलवान भी सिंगल ही है। अब देख लीजिए, तो सी विकल्प भी गलत। मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल, चम्मच, साड़ी और हवा, ये सब सिंगल शब्द है, गलत। लेकिन बी विकल्प देखिए, रसोई घर, रसोई में घर लगा दिया गया, एक शब्द बन गया रसोई घर यानी किचन रूम। अनपढ़, पढ़ में अन उपसर्ग लगा है, ठीक है, तो उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके भी यौगिक शब्द बनते हैं, सिर्फ शब्द शब्द से मिला करके यौगिक शब्द नहीं बनते। तो यहां पर भी योग आ गया, यहां पर भी योग आ गया। पुस्तकालय में देख लीजिए, पुस्तक और आलय यानी लाइब्रेरी, यहां पर भी दो शब्द मिले हैं, पुस्तक और आलय। आलय का मतलब होता है घर, जहां पुस्तकों का घर है उसको कहते हैं पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। राजमहल, राजमहल में दो शब्द लगा है, राज और महल, किसका महल, राजा का महल, राजमहल, दो शब्द मिले हुए हैं। तो ये विकल्प एक ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्दों में दो दो शब्द मिले हुए हैं, यानी सभी शब्द शब्द युग्म है, शब्दों के जोड़े मतलब ग्रुप हैं, यौगिक शब्द है, जहां शब्दों का मेल कराया गया है और दो शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द हैं, इसलिए इनको यौगिक शब्द कहेंगे। विकल्प बी सही है। 12वां प्रश्न देख लीजिए, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? कौन सा ऐसा शब्द है, शब्द समूह है, कौन से विकल्प का जिसमें सारे शब्द विदेशी हैं? अब पहले ऐसा अगर आ जाता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए, हम सारे विदेशी शब्दों को याद नहीं कर पाएंगे। अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू, ये चार भाषाएं के इतने सारे शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि अरे भाई ये शब्द भी अरबी फारसी का है। यस, मैं आपको बताता हूं। किताब, किताब हिंदी का शब्द नहीं है। हमें लगता है, हम रोज बोलते हैं भाई किताब लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कॉपी लाओ, किताब सोचते हैं कि हिंदी का शब्द है। किताब हिंदी का शब्द नहीं है, किताब अरबी भाषा का शब्द है। ताजुब हुआ होगा आपको। सिनेमा अरबी का शब्द है, तो किताब, सिनेमा, ये सब अरबी के शब्द है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कितने अरबी और फारसी के और तुर्की के, उर्दू के शब्द आप याद करेंगे? बहुत सारे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं और हम फक्र के साथ समझते हैं यही कि हिंदी के हैं। तो आप एक काम क्या करिए, उसमें जो शुद्ध हिंदी का नजर आए या कुछ संस्कृत से मेल जोल खाता हुआ, उसको अलग कर लीजिए। अगर वो बीच में कहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी तब पूरा विकल्प जो है वो विदेशी नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूं, काजू वनस्पति जनेऊ, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो वनस्पति है ये अन्य विदेशी भाषा का शब्द तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो यानी ये विकल्प गलत हो गया। कर्फ्यू महाविद्यालय गमला, कर्फ्यू महाविद्यालय जो है ये हिंदी का शब्द है, तो इसका मतलब है कि ये विकल्प भी गलत हो गया। इसमें एक शब्द तो हमारे हिंदी का आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें सारा शब्द जो है विदेशी भाषा वाला चाहिए। यहां देखिए, कारतूस, प्रयोजन, कूली, प्रयोजन जो है वो हिंदी का शब्द है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो विकल्प क्या सही बचा? ए बचा। चेक कर लीजिए, किताब, सिनेमा, संतरा, ये सभी जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो मैं समझता हूं मित्रों, अब 12 के बाद अगर मैं और शब्द, मैंने सोचा था कि 20 क्वेश्चन तक पहुंचाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मुझे यहां रोकना पड़ रहा है और मैं इस क्रम को, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाता रहूंगा। आप छोड़ के मेरा साथ मत जाइए। कल से वीडियो 9 बजे ही आएगी, पक्का रात में ही बना करके मैं अपलोड कर दूंगा और प्रीमियर डाल दूंगा उसका। सुबह देखिए, आपको 2 बार इंटीमेशन भी आ जाएगा, ठीक है? तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं आपके पीछे लगा हूं, आपको सफल करा के ही दम लूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।